पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां, ताकि इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर आप अपने आर्थिक विकास को बल दे सकें, साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। किसानों के लिए अच्छी खबर, किसान सम्मान निधि योजना की 15 किस्त आज जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस्त जारी की। इसी के साथ ही 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर हो गए। आइए देखते हैं इसके बारे में हमारी ये रिपोर्ट। बुधवार को प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी में थे और मौका था बिरसा मुंडा की जयंती का। विशाल जनसमूह के सामने प्रधानमंत्री ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, 8 करोड़ 11 लाख किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए पलक झपकते ही पहुंच गए। अगर सभी खातों की रकम को जोड़ लिया जाए तो कुल राशि 18,610 करोड़ रुपए रही। पीएम किसान के अंतर्गत हर 4 महीने पर किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसकी पहली किश्त फरवरी 2019 में जारी की गई थी। तब से लेकर अब तक 2,80,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों को मिल चुकी है। योजना पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है और ये किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनकर उभरी है। भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मेरे परिवारजनों, आज देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त रिलीज की गई है। अब देश के करोड़ों किसानों के खातों में भेजी गई कुल रकम 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। आप में से जो किसान यहां बैठे होंगे, उनके मोबाइल पर मैसेज आ चुका होगा कि 2,000 रुपया आपके खाते में जमा हो गया है। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट मोदी का सीधा नाता रहता है आपके साथ। ये वही किसान है जिनकी पहले कोई पूछ नहीं होती थी। अब इन किसानों की जरूरतों का ध्यान सरकार रख रही है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। पशुधन के मुफ्त टीकाकरण की हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कोरोना के बाद आपको मुफ्त टीका लगा, हजारों करोड़ खर्च किए गए, आपके हर परिवारजन को बचाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अब 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके मुफ्त में
पशु का टीकाकरण भी हो रहा है। आप भी इसका फायदा उठाइए। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अभी मैं यहाँ एक प्रदर्शनी लगी है, एक 1.5 लाख रुपए वो मछली और उसमें से मोती बनाने का काम कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। आज देश में 10,000 नए किसान उत्पाद संघ एफपीओ बन रहे हैं। इससे किसानों की लागत कम हुई है और बाजार तक पहुंच आसान हुई है। हमारी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान देकर विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। तकनीक ने पूरी दुनिया का स्वरूप बदल दिया है और कृषि भी उन्हीं में से एक क्षेत्र है। जी हाँ, ड्रोन का आज के समय में कृषि में बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। इससे किसानों को ज़्यादा सटीक जानकारी मिल पाती है, जिससे लागत कम होती है और लाभ अधिक होता है। कैसे हमारे किसान कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, दिखाएंगे आपको कामयाब किसान की कहानी। बने रहें कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों
गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको बताएंगे बिहार के भोजपुर से संबंध रखने वाली विद्या रानी सिंह के बारे में। जी हां, आज की वो सफल महिला किसान है जो कि मोटे अनाज की खेती करती हैं। आज के समय में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होती जा रही है और विद्या जी उसी का एक उदाहरण है जो कि दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा साबित हो रही हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। देश का किसान इस देश की जान है, लेकिन कभी कभी खराब मौसम देश के अन्नदाता के आगे बाधक बन जाता है। इसी समस्या का समाधान लेकर बिहार के भोजपुर में एक गांव से एक आवाज उठती है जिसका नाम है विद्या रानी सिंह, जो केसरिया गांव की रहने वाली है। बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली विद्या रानी की रुचि हमेशा से खेती को नए आयाम देने में थी। आज विद्या रानी फसलों को जहां मौसम की मार से बचने के तरीके सिखा रही हैं, वहीं मोटे अनाज के बारे में भी किसानों को प्रेरित कर रही हैं। लागत भी कम है और जो हम गेहूं और धान में जो हम पटवन करते हैं उसके मुकाबले इसमें 1 से 2 बार होती है। अगर बारिश हो गई तो वो भी नहीं, पानी पटाना नहीं पड़ता है, पर जो पटवन होता है वो नहीं करना पड़ता है। और मिश्रित खेती के रूप में भी ये आप मड़ुआ और ये टेंगुनी बो सकते हैं, मकई, बाजरा, ज्वार सब भी। तो इस कारण जो अगला फसल हम लोग बोते हैं उसमें मिश्रित खेती के चलते इसमें उसी लागत से इसकी खेती हो जाती है। जो गेहूं हम आपको 20 से 25 रुपये के अंदर जो बेचते हैं, वहीं इसका कीमत मिल जाता है आपको 60 रुपये 70 रुपये केजी होलसेल रेट में। विद्या रानी सिंह ने मोटे अनाज की खेती के जरिए जहां 50 से ज्यादा किसानों को प्रभावित किया है, वहीं उनकी आय बढ़ाने में भी मदद की है। पहले जहां 1.5 से 2 लाख की बचत होती थी, वहीं आज ये बचत 4 से 5 लाख तक पहुंच गई है। पहले कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आप कुछ कीजिएगा, अगर देखेगा कि उससे लाभ है, तो और लोग भी अग्रसरित हो जाते हैं करने के लिए। मोटे अनाज के महत्व को विद्या रानी बखूबी समझती हैं और अपने इसी ज्ञान को उन्होंने दूसरे किसानों में बांटकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया है। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। अपने इस काम के जरिए वो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रही हैं। मोटे अनाज के जरिए जहां विद्या रानी फसलों को मौसम की मार से बचा रही हैं, वहीं एक तय आय भी सुनिश्चित कर रही हैं। पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे किसानों को न सिर्फ अतिरिक्त आय होती है, बल्कि विपरीत समय में भी ये पशुधन उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं होता है। आज की कामयाबी की कहानी है पुणे से संबंध रखने वाले सफल बकरी पालक विनायक जी की। कैसे उन्होंने बकरी पालन को व्यावसायिक तौर पर अपनाया और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको देखकर अन्य पशुपालक भी प्रेरित हो रहे हैं। आइए देखते हैं विनायक जी की कामयाबी की कहानी। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्ल और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला। मेरी साल की
आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड, अफ्रीकन बोर और सानेन से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि दूध, बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है, वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे, तो हमने स्टार्ट किया उसका स्टडी करने के लिए, उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया, जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। आज हम जब भी बकरी पालन के बारे में सोचते थे तो लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर, खेती हमारा मेन बिजनेस है और ये बकरी पालन या मुर्गी पालन ये हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। तो सेकेंडरी ही हम उसको सोचते थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि एज अ प्राइमरी बिजनेस हमारा ये मुख्य बिजनेस भी हो सकता है। तो जब भी आज हम देखते हैं बहुत सारे यूथ अभी ये बकरी पालन में आ रहे हैं और ये सारे यूथ एज अ प्राइमरी बिजनेस उनका मुख्य व्यवसाय करके ये लोग अभी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोचते हो तो ICR इंस्टीट्यूट से, KVK से, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, ऐसे अच्छे जगह पे जाके आप अगर बकरी पालन का अच्छा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप वहाँ पे जाओ, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लो
आप कम से कम 8 से 10 फार्म्स को विजिट करो, और हो सकता है तो आप 6-7 दिन का वहाँ पे जाके पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली बकरी पालन का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बकरी पालन बिजनेस मेजरली 3 रीजन से होता है। पहला होता है मीट पर्पज़, दूसरा होता है मिल्क पर्पज़, और तीसरा होता है कि ब्रीडिंग फार्म्स। सो ये तीनों इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग अभी नॉन वेजिटेरियन है और बकरी का मीट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मीट पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बकरी को आज हमारे भारत में 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकरियां अभी अवेलेबल है, और अगर ये 3 से 4 लीटर का दूध हम देखते हैं तो आज बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ पे जगह पे जब हम महाराष्ट्र से पुणे से दूध बेचते हैं तो वो 175 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट उसे मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम दूध से भी होता है, तो आप दूध पे भी फोकस कर सकते हैं। हमारे किसी दोस्त को नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या पुराने हमारा बकरी पालन का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बाकी की एजेंसी हो, बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स अभी बकरी पालन के लिए शुरू है, जैसे NLM है, RKVY है, और बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। तो मैं सभी फार्मर से सूचित करना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी बिजनेस तो बकरी पालन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी आमदनी चाहिए तो आप एज अ मेन बिजनेस करके भी आप बकरी पालन को शुरू करें। आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए, KVKS यूनिवर्सिटी और ये सारी यंत्रणाएं आपके सेवा में हाजिर है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों के लिए हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। जी हाँ, इस योजना के माध्यम से किसानों के खेतों में सोलर पंप मुहैया कराए जा रहे हैं। इससे उनकी ऊर्जा की जरूरत की तो पूर्ति हो ही रही है, साथ ही किसान भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं और खेती में उनकी लागत भी घट रही है। कैसे किसानों को इससे लाभ हो रहा है और किसान कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी।
15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अभी हमने फार्मिंग इंडिया में जानकारी दी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है उससे ज़रूर हमारे किसानों को लाभ होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आएँ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके ईमेल्स, पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।